आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं जो औरंगाबाद नाम की लड़ाई हाई कोर्ट लड़ते लड़ते आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, उनके कार्यालय पे मौजूद हूं। आज हमारा आने का मकसद ये है कि हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद जब भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, किन परेशानियों से जूझना पड़ा और किन हालात से चल रहे हैं और उनका नज़रिया क्या है जानना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। सर, एक लंबी लड़ाई आपने हाई कोर्ट में लड़ा है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 साल लड़ाई लड़ने के बाद हमको मायूसी मिली, क्योंकि जैसे हम लोगों ने उम्मीद की थी वैसे रिज़ल्ट बॉम्बे हाई कोर्ट से हमको नहीं मिला। हमारी इतनी मेहनत के बाद और सारे जो प्रूफ्स थे वो सारे देने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो किसी को भी कंसिडर नहीं करते हुए सरकार के पक्ष में फ़ैसला दिया और सारी पिटिशंस खारिज कर दी। इसके ख़िलाफ़ अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं। हमने अपनी अर्ज़ी वहाँ दाखिल कर दी है और सारे प्रूफ्स उसमें भी लगाए हैं। और ये जो कोर्ट के ये जो कोर्ट ने जो कंसिडर नहीं की गए हमारे सारे पॉइंट्स, उसके ऊपर भी हमने सारा उसको प्रेस किया है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमको इंसाफ मिलेगा और ये तारीख़ी शहर, इसकी पहचान हमारे सारे यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, जिसमें सभी मज़हब के लोग आते हैं, हमारी शिनाख्त एक औरंगाबादी के तौर पर बची रहेगी और क़ायम रहेगी। सर, आप जब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, इससे पहले हमने देखा जब हाई कोर्ट की लड़ाई चल रही थी तो काफ़ी पॉलिटिकल जो लीडरान हैं, मुसलमान ख़ास करके, वो कहने के एक आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट गए तो मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ कि औरंगाबाद के तमाम सियासी पार्टी से जुड़े हुए मुसलमान लीडरान सभी पार्टियों से, क्या उनका आपको खुला समर्थन या साथ शामिल है कि हम आपके साथ में उस्मानी साहब, ऐसा कुछ हुआ है? प्रोग्राम्स में जितने हमारे मुस्लिम लीडर भाई आते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से अपने ज़बान से तो ये कहा है कि हम आपके साथ हैं, और कुछ ने ताउन की भी पेशकश की, लेकिन मैंने पहले ही साफ़ किया है कि मैं किसी से कोई ताउन इसमें नहीं ले रहा हूँ। उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। और बात रही पार्टियों की, क्योंकि बहुत सारे लीडर जो हैं वो पार्टियों से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, तो इनकी जो पार्टियां हैं वो पार्टियों की पॉलिसी हो चुकी है औरंगाबाद को संभाजी नगर करने की। तो हमें समर्थन करना तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी पार्टियों के ऊपर भी इन लोगों को दबाव बनाना चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने औरंगाबाद शहर को संभाजी नगर करने का नोटिफिकेशन लाया था, उसी तरीके से ये फिर से संभाजी नगर जो इन्होंने किया है उसको वापस औरंगाबाद ही बरकरार रखने का नोटिफिकेशन लाएं। तभी हम इनकी पार्टियों को एक सेकुलर मान सकेंगे कि ये वाकई में सेकुलर है। क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो बिल्कुल भी कोई अनरीज़नेबल डिमांड नहीं है। हमारी डिमांड यही है कि औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और औरंगाबाद ही रहना चाहिए। बिला वजह हम लोगों को तंग किया जा रहा है, हमारी ज़िंदगियों में अड़चनें डाली जा रही है इन पार्टियों द्वारा। सिर्फ़ एक किसी के बाप के कहने से इस शहर का नाम तब्दील नहीं होना चाहिए। ये अगर कोई पुराना झगड़ा होता कि भाई ये चलो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से और शिवाजी महाराज के ज़माने से ये औरंगाबाद के नाम का कहीं झगड़ा चल रहा होता तो हम भी कुछ बात को समझते, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं था। शिवाजी महाराज की ज़िंदगी में कभी ये बात नहीं आई, संभाजी महाराज की ज़िंदगी में कभी बात नहीं आई। इवन अगर हम देखें हिस्ट्री को, मैंने पढ़ा है तो संभाजी महाराज खुद औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की जो मिनिस्ट्री थी उसमें 6000 मनसबदार पर फायज़ रहे। उनका नाम है मेरे पास उस लिस्ट के अंदर, जो लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स है औरंगज़ेब की। उसके बाद में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मिनिस्ट्री के अंदर संभाजी महाराज के लड़के शाहू महाराज, ये 7000 मनसबदारी पर फायज़ रहे। यानी उनको कैबिनेट पोस्ट मिली हुई थी और वो 1-2 दिन नहीं थी, वो लगभग 18 साल थी। यानी उसको अगर हम कहें 1689 से लेके तो 1707 तक, जब तक औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा रहे तब तक ये थी। तो ये कोई झगड़ा है ही नहीं, ये कभी किसी ने कहा नहीं, ना किसी भोसले परिवार के इंसान ने कहा। एक बाल ठाकरे के कहने से इस शहर का अगर नाम तब्दील कर दिया जा रहा है, इसकी पूरी एक तारीख़ी पहचान, एक ऐतिहासिक जो हम जिसको कहते हैं ओढ़क मराठी के अंदर, उसको मिटाने का काम किया जा रहा है, हिस्ट्री को, हेरिटेज को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। तो डेफिनेटली एक औरंगाबादी होने के नाते हमको ये पूरा हक़ हासिल है कि हम अपनी शिनाख्त के लिए लड़ें। और इन पार्टियों से इसीलिए गुस्सा है कि इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। पहले ये पार्टियां दाखिल हुई औरंगाबाद में,
जैसे कभी इंदिरा गांधी आती थी, कभी नेहरू आते थे और ये कहते थे कि हमको औरंगाबाद के लोगों से, औरंगाबादियों से बहुत प्यार है, आप हमारे ये जो फलाने जो भी कार्यकर्ता नुमाइंदे हैं इनको चुन के दें और हम आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाएंगे। औरंगाबाद के लोगों ने हमेशा कांग्रेस के नुमाइंदों को चुन के दिया। उसके बाद राष्ट्रवादी का एंट्रेंस हुआ, ये उन्होंने भी यही बातें की, लेकिन इन्होंने पीठ में छुरा ऐसे घोंपा, ये इंटर हुए औरंगाबाद में औरंगाबादियों का हाथ पकड़ के और इन्होंने हमारा गला काटने का काम किया है जी। तो इसीलिए इन पार्टियों पे अब हमको बिल्कुल भरोसा नहीं रहा और ये लड़ाई तो हम अपनी तौर पे ही लड़ रहे हैं जी। अगर ये लड़ाई हमारे लीडरान भाई लड़ना चाहते हैं तो वो जाके अपने पार्टियों पे प्रेशर बनाए कि आप जो है ये पहले ये नोटिफिकेशन को, जैसे हमारे मेरे नेता रहे विलासराव देशमुख साहब ने बिल्कुल एक दमखम दिखाते हुए जो नोटिफिकेशन 95 में निकला था शिवसेना द्वारा, उसको 2001 में सेंटर से कॉल बैक कर दिया था विलासराव जी ने। और इसके लिए हम हमेशा उनको बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं कि हमको ये शहर का नाम नहीं बदलना, हम ये अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं। उसी तरीके से ये पार्टियों को चाहिए कि अगर ये वाकई में यहाँ के माइनॉरिटीज़ के और औरंगाबादियों के हिमायती हैं तो ये अपना नोटिफिकेशन वापस ले या नया नोटिफिकेशन निकालें कि जिससे ये शहर का नाम, तारीखी शहर का नाम बचा रहे और वापस वही औरंगाबाद के नाम से जाना जाए। सर, औरंगाबाद की लीडरशिप पर भी काफ़ी आरोप लगे हैं कि पार्लियामेंट में जिस तरह से नुमाइंदगी होना चाहिए था वो उस तरह से हुई नहीं। कि आपको लगता है सर कि वाकई पार्लियामेंट में अगर वाकई दमदार तरीके से अगर नुमाइंदगी हो जाती तो ये नाम मतलब बच जाता? लगता है आपको ऐसे? पार्लियामेंट में तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई प्रश्न भी उठाया गया ना। मुझे अगर मान लीजिए अगर नुमाइंदगी हो जाती कभी 100% बच सकता था, 100% बच सकता था। ये जो प्रस्ताव था, ये जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि 16 जुलाई 2022 को स्टेट द्वारा पारित किया गया, नोटिफिकेशन निकाला गया और उसके बाद ये सेंटर के पास अप्रूवल के लिए गया। 24 फरवरी 2023 तक ये सेंटर के पास, होम मिनिस्ट्री के पास पड़ा रहा और ये एक्स MP चंद्रकांत खैरे की डिमांड थी। उसमें साफ लिखा है गवर्नमेंट की रिपोर्ट में, जो डिवीजनल कमिश्नर ने स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट की, कि ये डिमांड है एक्स MP चंद्रकांत खैरे की, उनकी पार्टी शिवसेना और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा। तो इसको अगर हम सिटिंग पोस्ट द्वारा इसको अगर हम ऑब्जेक्शन देते होम मिनिस्ट्री में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, राष्ट्रपति कार्यालय में, पार्लियामेंट में इसके खिलाफ बयान, मतलब इसको स्पीच देते, इसके ऊपर बयानात देते, ऑब्जेक्शन लगाते, उठाते, कोर्ट में केस करते उस पोस्ट के ज़रिए, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये केस डिस्प्यूट में चला जाता और औरंगाबाद का नाम बच सकता था। सर, जैसे आपने सेकुलर पार्टियों पे, जैसा आपने पार्टी छोड़ दिया है कांग्रेस पार्टी, तो आप बहुत खुल के जो है तो उस पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इससे पहले भी जो सेकुलर पार्टी हुआ करती थी उनके दौर इख्तियार में मुसलमानों को काफ़ी शायद नाइंसाफ़ी मिली, इस तरह आरोप लगते हैं, उनके साथ ज़्यादती का माहौल रहा। तो पिछले साबिक़ा में जो मुसलमान के साथ जो नाइंसाफ़ी का मामला चला उसके पर क्या कहेंगे, जो जैसा आरोप लगते हैं? देखिए, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई उस वक्त भी कांग्रेस पे भी आरोप लगे, सिख दंगे जब हुए तो उस पर भी इन पे आरोप लगे, लेकिन उस वक्त की लीडरशिप जो थी वो कहीं ना कहीं अपने किए हुए कारनामों पे मलामत दिखाती थी, शर्मिंदगी दिखाती थी। लेकिन आज तो अनफॉर्चुनेट ऐसा है कि बिल्कुल बेशर्मी से ये सारी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ सीना तान के चल रही हैं और माइनॉरिटीज़ को अगर बात करें पर्टिकुलरली तो बेवकूफ़ बना रही हैं। जैसे अगर आप देखें तो MLC इलेक्शंस के अंदर भी जो अभी रिसेंटली हुए कि इन्होंने कोई माइनॉरिटी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिया, जबकि दे सकते थे, शरद पवार भी दे सकते थे और कांग्रेस भी दे सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने घर के नज़दीकी फ़र्द, जिसको वो सातों की जो वाइफ हैं, उनको देना बेहतर समझा, लेकिन पूरे समाज को ब्लैकआउट कर दिया, पूरे समाज को वाइप आउट कर दिया। उसी तरीके से लोकसभा के अंदर भी एक भी टिकट महाराष्ट्र में नहीं दिया गया माइनॉरिटी कम्युनिटी को। तो हमको इसमें अभी सोचने की ज़रूरत है। जिस तरीके से मराठा समाज ये मुत्तहिद हो रहा है और अपनी पॉलिसी बना रहा है, उसी तरीके से मुसलमानों को अपनी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। सर, जिस तरह से सेकुलर पार्टियों ने जैसा उनके सब मुसलमान साथ नाइंसाफ़ी की, मैं बहुत खुल के पूछूंगा, फिर MIM के जो सुप्रीमो लीडर है असदुद्दीन अवैसी साहब, तो फिर ये इस बात को कैच करते हैं, वो तो खुला बोलते हैं कि देखो ये सेकुलर पार्टी है, इन्होंने इंसाफ नहीं दिया है, आओ हमारे पास। क्या कहेंगे इसके ऊपर? वो अगर ऐसी समीकरण बनते हैं, वो तो खुला कहते हैं, वो तो यूँ समझ लीजिए कि मौके का फ़ायदा उठा ली। बिल्कुल आपने सही कहा, मौके का फ़ायदा ही उठाना इसको हम कहेंगे, क्योंकि वो अगर मुसलमानों की हिमायती होते तो इस वक्त पूरे दुनिया में, अगर मैं आलमी सतह पे बात करूं, तो मुसलमानों का एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है जो मसले फ़लस्तीन है, जिसमें हमारा तीसरा जो हरम शरीफ है, जो मस्जिद अक्सा है,
और जो मोमिन का हरम कहा जाता है। जी। मक्के शरीफ के और मदीना शरीफ के बाद अगर हम बात करें तो मोमिन का जो हरम है वो मस्जिद अक़सा है। मस्जिद अक़सा में मुझ के बारे में इतना बीच में जो भी मसला चला, मुझे तो देखने में नहीं आया कि एमआईएम के किसी लीडर द्वारा पार्लियामेंट में मस्जिद अक़सा पे या फ़लस्तीन पे कोई स्पीच दी हुई है। हमको महुआ मित्रा की स्पीच देखने को मिली, हमको संजय सिंह की स्पीच देखने को मिली, हमको मनोज झा की स्पीच देखने को मिली, हमको इल्हाम उमर जो अमेरिका में सांसद थी उनकी स्पीच देखने को मिली, हमको जर्मनी के अंदर पार्लियामेंट में, यूरोप में आप कहें या आपके आयरलैंड में और दीगर ममालिक में, वहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने स्पीचेस दी। इंडिया के अंदर ये जो बाकी गैर मुस्लिम हमारे जो सांसद हैं उन्होंने स्पीचेस दी और उसको हम लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी चलाया जी। लेकिन मुझे तो नहीं देखने में आया कि एमआईएम के किसी सांसद ने फ़लस्तीन पे बड़े मोतबर अंदाज से, एक महज़्ज़ब अंदाज से खड़े रह के फ़लस्तीन पे स्पीच दी हो। फ़लस्तीन का नाम जब आखिरी में अभी इस ओथ सेरेमनी में लिया गया तो वो एक कंट्रोवर्सी के अंदर दिया गया। ये मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता भी ये बात समझते हैं कि कोई चीज़ को, कोई मसले को किस तरीके से उठाना चाहिए। आपने फ़लस्तीन को लाया, सिर्फ एक नाम लाया और उसको कंट्रोवर्सी में कर दिया कि वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में आपके घर के सामने बैनर लग रहे हैं कि आई सपोर्ट इज़राइल, जबकि आप उसको महज़्ज़ब अंदाज से उस वक्त ना उसका नाम लेते हुए, या तो पहले जब आप सांसद थे आप फ़लस्तीन के अंदर 0 आवर में या परमिशन लेके 10 मिनट 15 मिनट आप फ़लस्तीन पे बहस करवा सकते थे, बात कर सकते थे, या वो स्पीच आपकी ओथ होने के बाद उस दिन कहें या उसके अगले किसी दिन आप फ़लस्तीन पे एक प्रॉपर, एक सीरियस स्पीच दे सकते थे, डिबेट कर सकते थे, जिससे फ़लस्तीन को एक मैसेज जाता। लेकिन ये सारी चीज़ें ना करते हुए एक कंट्रोवर्सी के अंदर फ़लस्तीन को लाके खड़े कर देना, मुझे लगता है कि ये मुस्लिम क़यादत बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। दूसरा मसला हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा माना जाता है, जो मसला कश्मीर है। जब कश्मीर का 370 हटाया गया उस वक्त भी दूसरे दीगर पार्टियों के नेताओं द्वारा 370 पे बात की गई, लेकिन 370 और कश्मीरियों से जब मेरी डिस्कशन हुआ, मैं दिल्ली जाता हूँ या कहीं उनसे मुलाकात होती है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको तो यहाँ के अंदर कोई ऐसा सपोर्ट इनसे नहीं मिला। तो मसले कश्मीर के ऊपर मुझे कोई ऐसी बात होती हुई मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी, फ़लस्तीन के ऊपर नहीं गुजरी, तो आप इसको मुस्लिम क़यादत किस तरीके से कहेंगे? सिर्फ नारे तकबीर का नारा दे देना, और वो भी सिर्फ इलेक्शन के टाइम देना। नारे तकबीर का नारा बीच में 4 साल 5 साल गायब हो जाता है, और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे वो भी जब आपको लगता है कि अब कोई गैर मुस्लिम वोट मिलने वाले नहीं हैं तो उस वक्त देना, तो ये कैसी मुस्लिम क़यादत है? मेरा इसीलिए मैं किसी के साथ नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस के साथ हूँ, ना मैं एनसीपी के साथ हूँ, और ना मैं एमआईएम से बिल्कुल राय मेरी इत्तेफाक रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि मुसलमान कम्युनिटी को अपनी राह चुननी होगी, अपने रास्ते थोड़े से तब्दील करने होंगे, स्ट्रेटजी बनानी होगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त लड़ाई के जो तरीक़े हैं वो बदल गए हैं, तो सिर्फ किसी एक पार्टी के पल्लू से बंधने की बजाय हम ये करें कि हम, जैसे मराठा समाज इस वक्त हमारे सामने जीता जाता उदाहरण है, उन्होंने किस तरीके से बड़ी जिसको हम कहें कि हिकमत अमली से, उसको होशियारी से कहेंगे हम, और उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ था वो उसको पूरा किया। उन्होंने कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई किए, भले वो कांग्रेस से आते हों, उद्धव ठाकरे गढ़ से आते हों, एनसीपी से आते हों, या शिंदे गढ़ से आते हों, या बीजेपी से आते हों, लेकिन उन्होंने एक कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई किए और हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई और उन्होंने वहाँ पे चुन के दिया। ऐसा नहीं कि वो सीधा पूरा बीजेपी के साथ चले गए या पूरा शिंदे गढ़ के साथ चले गए या पूरा एनसीपी कांग्रेस के साथ चले गए। उन्होंने अपने अपने तरीके से कैंडिडेट्स चुने और वो किए, उसमें उनको जीत दिलवाई। मुस्लिम समाज को भी अपनी राह चुननी होगी। ये सियासी पार्टियों के भरोसे रहकर मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को जो क़यादत की जो चाह है वो नहीं मिल पाएगी। सर, अब जो तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं महाराष्ट्र में, मुझे ये बताइए कि मुस्लिम नुमा जो भी पार्टियाँ होती है, संगठन होती है, उनके अपने अपने नुमाइंदे खड़े होते हैं, तो मुस्लिम नुमा पार्टियाँ, मुस्लिम तंजीमें अगर खड़े रहती है तो आज के नए हालात में कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह? मुस्लिम जो नुमाइंदगी की जो बात करते हैं तो उसमें मुझे तो कोई नुकसान तो नज़र नहीं आता, लेकिन सवाल ये है कि वो जो पार्टियां, चाहे वो किसी भी समाज से हो, चाहे दलित समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो, या किसी भी और समाज से हो, ओबीसी की हो, लेकिन क्या उनको एक्सेप्टेंस है
जो ऊपर एक गठबंधन बनते हैं, जो ऊपर अलायंस बनते हैं, जो सरकारें फॉर्म होती हैं या विपक्ष की जो बड़ी एक ताकत बनती है, क्या उसके अंदर उनको एक्सेप्टेंस है, उसके अंदर उनको जिस तरीके से कहेंगे कि उनको साथ लेने की उनकी तैयारी है वो सारे लोगों की, या सिर्फ हमारे वोट दे के एक नुमाइंदा या तो गिर जाए या अगर चुन के आए तो वो एक सारे भीड़ से ना इधर के ग्रुप से ना इधर के ग्रुप से वो अलग खड़ा रहे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ताकि मुस्लिम समाज के जो मसले हैं उसको एड्रेस भी करना ज़रूरी है। जी हमारा बेसिक जो इशू है वो तो हमारे एग्जिस्टेंस का है, हमारे जो दीनी मसले हैं या दुनियावी जो हमारे मसाइल हैं, और जो आइन के अंदर तब्दीली ला कर जो माइनॉरिटीज़ को, SC STs को, सबको तंग किया जा रहा है मुल्क के सारे हजरात को, तो उसके बारे में भी हमको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और जहाँ मुझे लगता है कि अगर कोई अगर मुस्लिम तंजीम का कैंडिडेट चुन के आ सकता है, वो भी वाकई में वो हिमायती है या नहीं है, वो देखने की ज़रूरत है। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहीं आपको लगता है कि वो चुन के आ सकता है और वो वाकई में काम कर सकता है कम्युनिटी का, तो उसको बैक करने की ज़रूरत है। जो कोई अगर पार्टियों का, इन पार्टियों के ज़रिए अगर गलती से, ये क्योंकि ये देते नहीं है, ये टिकट इसको देते हैं जो गिरने वाला है, जी अगर गलती से कोई सही नुमाइंदा आ जाए तो आप उसको भी बैक कर सकते हैं। अगर कोई दलित या हिंदू या गैर मुस्लिम भाई अगर वहाँ समाज की इतनी संख्या नहीं है और वो हम ख्याल है, हमारे सोच के नज़दीक है बिल्कुल, तो हम उसको भी बैक कर सकते हैं। इस वक्त सियासत को एक अलग लेवल पे, एक अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। सर, चुनाव तो पूरे महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ औरंगाबाद ज़िले की बात करूंगा, औरंगाबाद शहर की बात करूंगा, क्योंकि आपका ताल्लुक भी तो औरंगाबाद से है, हमारा ताल्लुक भी औरंगाबाद से है। और क्योंकि चैनल ज़्यादातर औरंगाबाद ज़िले में, मराठवाड़े में देखा जाता है, औरंगाबाद यहाँ की राजधानी है मराठवाड़े की, तो यहाँ के खासकर मुसलमानों क्या बोलेंगे आप? सेकुलर पार्टी के साथ जाए या कोई अपक्ष उम्मीदवार के साथ जाए? सियासी नफ़ा नुकसान के ऊपर थोड़ा सा मशवरा देंगे आप, क्योंकि आपके एक लंबा अब तक सियासी तजुर्बा है आपका। मैं तो अपने आप को सियासत का एक तालिब इल्म मानता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने अभी इससे पहले कहा, कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमको पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। औरंगाबाद के अंदर सियासी पार्टियों के साथ बिल्कुल इसीलिए हमारा इख्तिलाफ हुआ क्योंकि इन्होंने हमारी जो शिनाख्त थी उसको ही ख़त्म करने की कोशिश की। इसलिए कांग्रेस, NCP के साथ तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ का जो माइनॉरिटीज़ है या जो औरंगाबाद को चाहने वाले लोग हैं वो उसके साथ जाना पसंद करेंगे। और जो है ये देखने की ज़रूरत है कि अगर यहाँ पे किसी भी किस्म से बीजेपी नहीं आनी चाहिए, लेकिन बीजेपी का डर दिखा के जो ये सेकुलर पार्टियाँ हमको हमारे वोट्स ले लेती हैं, हमको डराती हैं, उससे न डरते हुए जनता अपना उम्मीदवार चुन सकती है और अपना उम्मीदवार भेज सकती है। सर, ये मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ, आपके चाहने वाले आपको आमदार की शक्ल में पेश कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्तों में औरंगाबाद की सियासत की बात करूँगा मैं, अगर यहाँ की जनता बिला तफरीक अगर आपके साथ नज़र आए या आपके साथ आपको ऑफ़र करे या आपको मुतालबा करे कि साहब आप लड़िए, मैंने आपसे कई बार कहा, आपने कहा है कि मैं सियासत में ज़्यादा नहीं आना चाहता, खासकर इलेक्शन की बात करूँगा, तो क्या आखिरी मोमेंट पे अगर ऐसा माहौल साजगार होता है कि औरंगाबाद के तमाम बादशाहूर सियासी शऊर रखने वाले हज़रात मुत्तहद होकर आपके साथ नज़र आते हैं, तो क्या हिशाम उस्मानी जो एक सुप्रीम कोर्ट पे जंग लड़ रहा है विखार की, तखद्दुस यहाँ की, तो वो औरंगाबाद की ख्वाहिशों का आवाम का एहतराम करते हुए मैदान इलेक्शन के में कूदेगा? कई लोगों से मुझे ये एडवाइस कहें या ख्वाहिश उनकी है या आई है कि हम चाहते हैं कि आप इलेक्शन में आएँ और आप उसमें वो करें, कंटेस्ट करें। मैंने अभी कोई फ़ैसला लिया नहीं है, लेकिन अगर जनता का या सारे शहर का अगर ये आता है कि भाई हम मुत्तहिद तौर पे औरंगाबाद की जनता सब एक होकर इस जंग को लड़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं जनता की जो भी वो है ख्वाहिशात हैं या उनके जो भी फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, उसको आदर करते हुए मैं आगे आ सकता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि मुझे किसी पार्टी के साथ जाना नहीं है। उसका रीज़न ये है, कई पार्टियों ने अप्रोच भी किया है रात के अंधेरे में कहें या इस तरीके से कि हम चाहते हैं कि आप हमारे उम्मीदवार बने, ये करें, लेकिन मुझे नहीं किसी के साथ इसलिए जाना है। मेरी जो भी उनसे चर्चा हुई, मैंने कहा भाई आप अगर चाहते हैं तो आप ये बताएं कि औरंगाबाद के मुद्दे पे आपका क्या स्टैंड है जी, चाहे कांग्रेस हो, NCP हो या और कोई समाजवादी हो या कोई भी पार्टी हो। मुझे नहीं लगता कि ये सारी पार्टियों ने जिन्होंने औरंगाबाद को संभाजी नगर करने की पॉलिसी बना दी, ये
औरंगाबाद की लड़ाई में हमारे साथ ईमानदारी से खड़ी रहेंगी। इसीलिए मैं किसी पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहता, और ना चाहे वो एमआईएम हो या और कोई पार्टी हो, इनमें किसी में धमक नहीं। अगर धमक होती तो आज हम इस नौबत पे नहीं आते, और ये सारी पार्टियों ने हमको फेल किया है, तो इसीलिए किसी पार्टी के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। औरंगाबाद की लड़ाई जो है वो सियासी तौर पे भी लड़ी जानी चाहिए, ऐसा मैं इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ। अगर जनता की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग वो आता है सपोर्ट, अभी तो कई लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि हम चाहते हैं कि आप करें, हम चाहते हैं। मैं कहा ठीक है, मुझे आप अभी मैंने कुछ ऐसा फ़ैसला नहीं लिया है, देखते हैं। अब हमारे जो सपोर्टर्स हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं, जो सोशल मीडिया पे मेरे फैंस हैं, उनकी तरफ से कई ऐसे पोस्ट डाले जा रहे हैं, मेरे भी देखने में आए हैं कि वो चाहते हैं कि मैं विधानसभा लड़ूं और मैं सामने आऊं। लेकिन अगर आना है तो इंडिपेंडेंट के तौर पे आना पड़ेगा, और इंडिपेंडेंट के तौर पे आने के लिए आपको सारी चीज़ें जज करनी पड़ेंगी, कैलकुलेशंस लगाने पड़ेंगे, जनता का क्या मूड है। क्योंकि ये पार्टियां फिर से आके वही माइनॉरिटीज़ का रोना धोना करेंगी। कोई मुस्लिम क़यादत का दावा करेगा, कोई मुसलमानों का सबसे बड़ा हिमायती होने का दावा करेगा, लेकिन सारों की असलियत इन दो तीन सालों के अंदर हमारे सामने पूरी तरीके से खुल चुकी है। इस तरह से उस्मानी साहब से हमारी मुलाकात हुई, और काफ़ी सोशल मीडिया पे चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा काफ़ी मसला था, और काफ़ी लोग अफवाह का बाज़ार भी गर्म कर रहे थे कि भाई कुछ मदद हो रही होंगी, कुछ इमदाद हो रही होंगी, वो अकेले कैसे पैसा खर्चा कर सकते हैं, ऐसी भी बातें चल रही थी। तो हमने सोचा चलो दूध का दूध पानी का पानी कर ही देते हैं। साहब ने कहा है कि मुझे किसी मदद की इमदाद की ज़रूरत नहीं है, अभी तक आगे हालात क्या बनते पता नहीं है, लेकिन आज वो अपने दमखम पर जा रहे हैं। और जैसा बहुत मैंने कुछ इशारों में किया हूँ कि सही समय पे रहते हुए अगर हमारी लीडरशिप से मदाखलत करती तो हो सकता बच जाए। साहब का भी तजुर्बा बता रहा है कि हो सकता बच जाए। अभी ये सारी बातें जनता की अदालत में है। और एक सवाल जो बार बार गर्दिश कर रहा था कि साहब चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, साहब ने खुले तौर से कह दिया है कि औरंगाबाद की जनता अगर मेरे साथ खड़ी रहती है तो शायद मैं सोचूं। अब सवाल जनता के ऊपर भी आता है कि जो बंदा एक बड़ी पार्टी को लात मारकर, अपने ओहदे को लात मारकर एक जनता की ख्वाहिश का एहतराम करके मैदान में कूदा है, तो आजमाइश आप भी शुरू हो जाती है। खाली जज्बाती बातें, क्या उस्मानी साहब क्या बात है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या आदमी है, ऐसा नहीं है साहब। आपको सामने आना पड़ेगा तो माने जाएगा कि आपने इनकी कदर की, वरना अगर ये चेहरे अगर आने वाले वक्तों में अगर उनको सपोर्ट नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए, यकीन मानिए फिर कोई आवाज़ नहीं बुलंद करेगा, बोलेंगे कौम का मसला जज्बाती है भाई, बस नारे तकबीर बोल दो काम हो गया, बिरयानी के देख खोल दो काम हो गया, गांधी जी के दर्शन करा दो काम हो गया। ये बहुत गलत रविश है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चंद लोग ऐसी हरकत करते हैं और पूरी कौम का बेड़ा गर्क होता है। ये तमाम औरंगाबाद के दानिश्वर हजरात है, ये आपकी आजमाइश है। एक बंदा आपके सामने बैठा है, मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं इनका वकील नहीं हूं, लेकिन जो बंदा डट सच्चाई पे लड़ा है, अब आप कहा था इनका साथ देते हैं, ये एक महीने के अंदर पता चल जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखते रहिए चैनल को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।